हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप है। Which of the following statement is not correct for an object moving along a straight path in an accelerated motion? ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में एक्सलरेशन है। बहुत बढ़िया है। तो यानी कि ये क्लियर है कि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज का पंगा नहीं है। तो अब ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर हो या स्पीड इधर हो और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो। दैट इज पॉसिबल, ठीक है। पर ये बात पक्की है कि अगर एक्सेलरेशन है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही होगी। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो पक्का से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। ये तो कोई तुक्की नहीं बनती, अर्थ के पास आए दूर जाए, ना अर्थ के पास आए ना दूर जाए, दोनों ही तीनों ही केसेस पॉसिबल है। तो ये तो बिल्कुल निरी गलत बात है। फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, परफेक्ट। भाई अगर ऑब्जेक्ट एक्सलरेटेड मोशन में है, अगर ऑब्जेक्ट में एक्सलरेशन है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स भी लग रही होगी। फोर्स विल बी नॉन जीरो। तो फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट इफ ऑब्जेक्ट इज इन एन एक्सलरेटेड मोशन। तो जो ऑप्शन सी है वो गलत है। उसने पूछा भी यही था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। जी नहीं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। दे डू नॉट कैंसल आउट ईच अदर एज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो क्या लिखा है, ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, गलत। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन द अपोजिट डायरेक्शन, परफेक्ट। हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो सेम होगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो गलत। एक्ट ऑन द ईदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। नॉर्मल या पैरेलल वाली कोई कंडीशन हम डिस्कस नहीं करते हैं जब हम डिफाइन करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो ओनली एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन, अ गोलकीपर इन अ गेम of football pulls his hands backward after holding the ball short at the goal. सही बात है। This enables the goalkeeper to, भाई गोलकीपर बॉल को पकड़ रहा है, हाथ को लंबा कर रहा है, तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? हाथ को लंबा करने का मतलब वो अपना टाइम स्पैन इंक्रीज कर रहा है बॉल को कैच करने का। इससे क्या होगा, उसके हाथों पे लगने वाली चोट कम हो जाएगी। फोर्स जो उसके हाथों के ऊपर एक्सर्ट हो रही है बाय द बॉल, क्योंकि जो गोलकीपर है वो क्या कर रहा है, बॉल की स्पीड को कम कर रहा है, बॉल की स्पीड को कम करके जीरो कर रहा है। तो स्पीड को कम करने के लिए ही हैज टू एक्सर्ट फोर्स। अगर टाइम ज्यादा हो तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन गोलकीपर विल डिक्रीज। एक्सर्ट्स लार्जर फोर्स, नहीं भाई लार्ज फोर्स थोड़ी लगाना चाहता है। रिड्यूसेस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स, परफेक्ट। जो बॉल गोलकीपर के हाथों के ऊपर फोर्स लगा रही है उसे कम करने का पर्पस है ताकि गोलकीपर को चोट ना लगे। इंक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस फोर्स, फोर्स इंक्रीज थोड़ी कर रही है, फोर्स तो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो नहीं बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, बात तो सही है। अब हम क्या करें, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। चेंज इन मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या मीनिंग है कि मान लो बेटा मेरे पास 100 ग्राम की बॉल है और वो 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जब हमने बॉल को रोक दिया तो बॉल का मास तो वही रहेगा 100 ग्राम। रोक दिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो तो इनिशियल 2 रहेगा और फाइनल
0 रहेगा। तो चेंज इन मोमेंटम विल रिमेन सेम। इस वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो बॉल को कम समय में पकड़े चाहे ज्यादा समय में होल्ड करे। फर्क किस चीज पे पड़ता है बेटा? फर्क पड़ता है टाइम के साथ फोर्स के ऊपर। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगर आप डेल्टा टी को बढ़ा लोगे तो एफ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम चाहते क्या है कि फोर्स को कम करना बाय इंक्रीजिंग टाइम टू कैच दैट बॉल, राइट। तो कुछ हद तक इस आंसर को भी लिखा जा सकता है डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि जिस रेट से मोमेंटम कम हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है बेटा? फोर्स। तो जिस रेट से मोमेंटम कम हो रहा है यानी कि फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, उसे कम करना। ठीक है, टाइम को बढ़ा के हम इस फोर्स को कम कर सकते हैं, ये काफी हद तक सही है। बट यहाँ पर मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है टू रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स। This will be better option among option B and option D. Next question. The inertia of an object tends to cause the object. Inertia की क्या कोशिश है? To increase its speed? जी नहीं। inertia तो ये चाहता है कि ना स्पीड में कोई चेंज आए, ना उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज आए। To decrease its speed? जी नहीं। To resist any change in its state of motion? This should be correct. To deaccelerate? जी नहीं। Option C should be correct answer. Next question. A passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him. This means that motion of the train is accelerated. This is typical question, conceptual and typical. तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। हमारे पास ये एक ट्रेन है, ट्रेन से आपने अगर क्वाइन को टॉस किया, ठीक है, आपने यहाँ पर क्वाइन को टॉस किया, क्वाइन को ऊपर फेंका। मान लीजिए ट्रेन कुछ स्पीड के साथ आगे जा रही थी, कांस्टेंट स्पीड फिलहाल मान के चलते हैं। तो जिस स्पीड से ट्रेन आगे जा रही थी वही क्वाइन की स्पीड होगी और वही इस पर्सन की स्पीड होगी जिसने इस क्वाइन को फेंका। यानी होगा क्या? क्वाइन ऊपर जाएगा और घूम के मैन के हाथ में वापस आ जाएगा। एग्जैक्टली क्या होगा कि ट्रेन भी आगे जाएगी। डुप्लीकेट क्या मैं इसको कर सकता हूं? ये हो गया कॉपी, देखते हैं कॉपी एंड ये हो गया डुप्लीकेट, ठीक है। तो कुछ देर बाद क्या होगा बेटा? आफ्टर सम टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि बंदे ने क्या फेंकी? क्वाइन को ऊपर फेंका। Because of that what happened? Because of that what happened? ये क्वाइन ऊपर गया, ठीक है, और वापिस मैन के हाथ में आ गया। क्यों? जितना मैन आगे ट्रेवल किया एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उतना ही क्वाइन ट्रेवल किया, क्योंकि क्वाइन की और मैन की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम थी। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठ के देखोगे, ठीक है, ट्रेन के अंदर यानी ट्रेन को एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा कि क्वाइन ऊपर गया और वापस आया। अगर बाहर से, ठीक है, ग्राउंड से खड़े होके आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये ट्रेन इस लाइन से गया है। क्यों? ट्रेन के पास दो वेलोसिटीज है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वही वेलोसिटी जो किसके पास है? जो ट्रेन के पास है। और दूसरी, जब ट्रेन को ऊपर क्वाइन को ऊपर फेंका गया तो इस पर्सन ने भी कुछ वेलोसिटी इसको ऊपर को दी थी। तो दो वेलोसिटीज थी, एक वेलोसिटी की वजह से क्वाइन आगे जाएगा और दूसरी वेलोसिटी की वजह से क्वाइन ऊपर जाके नीचे आएगा। तो कुल मिला के क्वाइन का मोशन इस तरह से होगा, ठीक है। ये सिचुएशन तब होगी जब ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बट अगर ट्रेन एक्सेलरेट हो रही हो तो क्या होगा? अगर ट्रेन एक्सेलरेट हो रही हो तो क्या होगा? देखते हैं भाई, अगर ट्रेन एक्सेलरेट हो रही होगी तो क्या होगा? लो बच्चों, क्वाइन को आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया, क्वाइन तो अब उसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है, क्वाइन अब उसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। बट ट्रेन क्या हो रही है? ट्रेन इज गेटिंग एक्सेलरेटेड। यहाँ पर ट्रेन में कुछ एक्सेलरेशन है। क्वाइन के पास ट्रेन वाली वेलोसिटी तो है, ठीक है, क्वाइन के पास ट्रेन वाली वेलोसिटी तो है, बट क्वाइन के पास ट्रेन की एक्सेलरेशन नहीं है। मींस
क्वाइन क्या होगा, क्वाइन ऊपर जाएगा और वापस आएगा। बट क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, ट्रेन की वेलोसिटी बढ़ रही है, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ट्रेन क्वाइन से ज्यादा मूव कर जाएगी, ट्रेन क्वाइन से ज्यादा मूव कर जाएगी। मींस होगा क्या कि ट्रेन कुछ आगे निकल जाएगी। ठीक है, ये मुझे इरेज करके ही बनाना पड़ेगा तभी समझा पाऊंगा। गिव मी 1 मिनट। तो होगा क्या बच्चों, देखिए होगा यू कि ये क्वाइन तो वही पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, क्वाइन ने तो वही पाथ फॉलो करना था, जो एक्सेलरेशन ट्रेन की है वो क्वाइन को नहीं मिलेगी। क्वाइन तो जो ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसी के साथ, और जो बंदे ने ऊपर फेंका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी उसके साथ आगे बढ़ेगा और कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा जिसे हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। डिटेल में आप इसे 11th में पढ़ोगे। अब यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद क्या हुआ बेटा, क्योंकि ट्रेन अब आगे निकल चुकी है, ट्रेन ज्यादा आगे मूव कर गई है, तो पैसेंजर आगे निकल जाएगा और क्वाइन उसके पीछे गिरेगा। ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। देखो यहाँ पे क्या था, ध्यान से समझेंगे। क्वाइन को नीचे आने में टाइम टी लगा, तो क्वाइन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, वीटी। ट्रेन ने भी कितना कवर किया, वीटी। पैसेंजर ने भी कितना कवर किया, वीटी। बट यहाँ पर ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, क्वाइन घूम के ऊपर से नीचे आया, टी टाइम में नीचे आया, तो ट्रेन ने अब डिस्प्लेसमेंट वीटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर कवर कर लिया है। तो इतना एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, तो इसीलिए क्या होगा, क्वाइन पीछे रह जाएगा और पैसेंजर आगे निकल जाएगा, तो क्वाइन उसके पीछे गिरेगा। अब पढ़ के देखिए, उसने लिखा है कि अगर क्वाइन पीछे गिरता है तो ट्रेन का मोशन क्या होगा, ट्रेन का मोशन होगा एक्सेलरेटेड मोशन। राइट। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी of 4 meter per second on a inclined on a frictionless horizontal table। क्या भाई, एक क्वाइन है जो स्लाइड कर रहा है विद कांस्टेंट, क्वाइन का भार ही बड़ा ज्यादा है, क्वाइन का मतलब ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो 4 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। भाई कहीं कोई फ्रिक्शन है ही नहीं है, तो अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। एंड वी नो दैट कि अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो तो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन कांस्टेंट motion या in uniform motion या keep it moving with same velocity. It means that no force is required. Required force is 0 Newton, एक ही बात है, and this is your required answer. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हालांकि बच्चों ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन है आपके इस साल के सिलेबस से बाहर निकल गया है, बट अभी भी मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ लिंक कुछ डिस्कशन आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है, तो हम लोग वो क्वेश्चन भी कवर करेंगे। देखो बेटा, रॉकेट की जो वर्किंग है उसको हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम इसे मोमेंटम कंजर्वेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन ये कहता है कि अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। If external force acting on the system is 0, then we can say that momentum of the system remains constant. होता क्या है, जो गैसेस हैं वो नीचे की तरफ मोमेंटम लेती हैं और जो रॉकेट है उसका मोमेंटम, उसको मोमेंटम किस तरफ मिलता है, ऊपर की तरफ। ये मोमेंटम ऑफ रॉकेट और ये हो गया हमारे पास गैसेस का मोमेंटम, नीचे को मोमेंटम ऑफ गैसेस। तो हम लिखते हैं कि जितना मोमेंटम रॉकेट को ऊपर की तरफ होगा उतना ही मोमेंटम गैसेस का नीचे की तरफ होगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम विल बी 0। ध्यान रखना, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर गैसेस का मोमेंटम नीचे को है तो वो नेगेटिव है, रॉकेट का मोमेंटम ऊपर है तो वो पॉजिटिव है, तो नेट मोमेंटम में जो चेंज आएगा दैट विल रिमेन 0। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट, a water tanker filled up to 2/3 of its height is moving at a uniform speed.
ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। भाई एक वाटर टैंक है जो 2/3 ऑफ हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है, दिस हाइट इज h एंड इट इज फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ 2/3h। ये सिनेरियो है। अब हमने मान लिया कि ये कंटेनर इधर जा रहा था, आपने सडन ब्रेक अप्लाई कर दी। सडन ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, ये लिक्विड जो है कुछ इस तरह की शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। इट विल हैपन लाइक दिस। होगा क्या बच्चों, ठीक है, ये कुछ वेलोसिटी से जा रहा था, आपने क्या कर दिया, आपने रिटार्डेशन, आपने अरे गलत बोल गया, इसने तो ब्रेक्स अप्लाई किए हैं। अरे भाई ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स है, ये गलत हो गया, मैं तो इसको एक्सेलरेट कर गया, चेंज करते हैं बेटा। आपने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं भाई साहब। ब्रेक्स अप्लाई करने से क्या हुआ होगा देखते हैं। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स ये लिक्विड कुछ इस तरह की शेप ले लेगा। आपने यहाँ पर इसको एक्सेलरेट नहीं किया, आपने रिटार्डेशन पैदा की है, आपने एक्सेलरेशन मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगाई है, ठीक है। होगा क्या, इट इज कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये लिक्विड तो आगे जाता रहेगा बट कंटेनर की स्पीड कम हो जाएगी। तो लिक्विड आगे जाता रहेगा, कंटेनर की स्पीड कम हो जाएगा, लिक्विड आगे जा रहा है तो नेचुरली इसका लेवल आगे की तरफ राइज कर जाएगा और पीछे की तरफ इसका लेवल कम हो जाएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 सॉलिड्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील एंड वुड ऑफ द सेम शेप एंड सेम वॉल्यूम। सेम शेप एंड सेम वॉल्यूम के हैं, एक जैसे हैं सब कुछ बाहर से देखने में। एक एल्यूमिनियम का है, एक स्टील का है और एक वुड का है, ठीक है। इनमें से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अब मास सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे हैवी होगा स्टील, स्टील सबसे भारा होगा, स्टील का मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वुड। तो जिसका मास ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा इनर्शिया पोजेस करेगा। ये हैवीएस्ट है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम इनर्शिया या हाईएस्ट इनर्शिया होगा, इसका इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। इट विल हैव हाईएस्ट इनर्शिया, राइट। Two balls of the same size but of different materials, rubber and iron, are kept on the smooth floor on a moving train. दो बॉल्स हैं बेटा जिनका साइज सेम है, एक रबर की बनी हुई है, एक आयरन की बनी हुई है, दोनों को मूविंग ट्रेन के फ्लोर के ऊपर रखा गया है। The brakes are applied suddenly to stop the train. Will the ball start rolling? If so, in which direction? Will they move with the same speed? Give reasons for your answer. देखो बेटा, ये सिनेरियो है, ट्रेन आगे को जा रही थी और आपने सडनली ट्रेन को रोक दिया, यानी कि आपने एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की है, ठीक है। जब ये बॉल्स मूव कर रही थी तो ये ट्रेन, जब ट्रेन मूव कर रही थी तो ट्रेन के साथ बॉल्स भी मूव कर रही थी। नाउ ड्यू टू इनर्शिया इन दोनों बॉल्स की टेंडेंसी होगी कि ये चलती ही रहे, चाहे ट्रेन में ब्रेक अप्लाई हो गई है बट ये चलती ही रहे। अब इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, आयरन बॉल का, उसका मास ज्यादा है, हाई द मास मोर द इनर्शिया। तो अब आयरन बॉल की टेंडेंसी ज्यादा होगी कि वो मूव करती रहे एज कंपेयर टू रबर बॉल। इसका मतलब ये होगा कि ब्रेक्स अप्लाई करने से दोनों ही बॉल्स मूव करते रहने की कोशिश करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, बट किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, आयरन बॉल विल हैव मोर टेंडेंसी। विल दे मूव विद सेम स्पीड? मोस्ट प्रोबेबली ये संभव है कि आयरन बॉल के मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, ठीक है। देखो इनिशियल स्पीड तो दोनों की सेम है, दोनों की स्पीड तो वही है जो ट्रेन की है, बट फिर भी इनर्शिया आयरन बॉल का ज्यादा है, इसलिए इसके ज्यादा देर तक मूव करने की टेंडेंसी रहेगी। Two identical bullets are fired, one by a light rifle and another by a heavy rifle, with the same force. Which rifle will hurt the shoulder more and why? देखो बेटा, सोल्जर ने बॉल को होल्ड किया हुआ है
शोल्डर के साथ, सोल्जर ने बॉल को शोल्डर के साथ होल्ड किया हुआ है, बट थोड़ा लाइट, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो शोल्डर है उसे क्या करना है, इंजर करना है या हर्ट करना है। इंजर नहीं कहूंगा, हर्ट करना है। कौन सी ज्यादा हर्ट करेगी? जो ज्यादा रिकॉइल होगी, जो पीछे को ज्यादा झटका मारेगी। जो लाइट राइफल है उसका इम्पैक्ट पीछे को ज्यादा आएगा। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे बेटा ये हमारे पास क्या थी, गन से जब आपने बुलेट फायर की तो जो मोमेंटम गन का होगा वही, उल्टा बोलो, जो बुलेट का मोमेंटम होगा वही गन का मोमेंटम होगा। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फायर करने के बाद भी दोनों का मोमेंटम 0 होगा। देखो गन से जो बुलेट फायर हुई, ठीक है, उसमें इंटरनल फोर्सेस लगी, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, इसलिए सिस्टम यानी गन एंड बुलेट का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और यहाँ पर जिस मोमेंटम से बुलेट बाहर आएगी उसी मोमेंटम से गन भी पीछे जाएगी। तो अब मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। ठीक है, बुलेट को तो हमें जिस स्पीड से फायर करना है वो तो फिक्स है, दैट रिमेन्स फिक्स्ड, उसमें कोई चेंज करना नहीं है हमने। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और भी वर्ड यूज किया गया है, टू आइडेंटिकल बुलेट्स आर फायर्ड, वन बाय अ लाइट राइफल एंड अनदर बाय अ हैवी राइफल विद सेम फोर्स। आई वाज स्किपिंग दिस वर्ड विद सेम फोर्स। अगर ऐसा है तो इसको थोड़ा अलग तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, अकेले मोमेंटम कंजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं दोनों तरीकों से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सही हो गया। अब ये क्या होगा, मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ गन। इसको आप रिकॉइल वेलोसिटी या रिकॉइल स्पीड भी कहते हो। मास ऑफ बुलेट इनटू स्पीड ऑफ बुलेट। बेटा ये वैल्यू तो आपके पास रहेगी कांस्टेंट, इसमें तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब देखो ये वैल्यू अगर फिक्स्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ गन के। अगर मास ज्यादा होगा तो रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी, यानी कि पीछे को जो झटका लगेगा, शोल्डर जो हर्ट होगा वो कंपैरिजन में कम होगा अगर मास की वैल्यू ज्यादा है। क्लियर? अब हम लोग कोशिश करते हैं इसे समझने की ऑन द बेसिस ऑफ सेम फोर्स। देखो भाई दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगी, किसके ऊपर, बुलेट और गन के ऊपर। फोर्स कितनी देर के लिए लगी इस मैकेनिज्म को समझते हैं। मान लो बुलेट यहां से चली, ठीक है, यहां तक बाहर आई, फोर्स तो उतनी देर के लिए लगेगी, जितनी देर के लिए फोर्स बुलेट के ऊपर लगेगी उतनी देर के लिए फोर्स गन के ऊपर लगेगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे। बुलेट आगे को जाएगी, बुलेट के ऊपर फोर्स आगे को लगेगी और गन पीछे को जाएगी, क्योंकि गन के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो जिस फोर्स से ये बुलेट को मोशन मिला उतनी ही फोर्स इस गन के ऊपर भी लगेगी। ये गन लिख लेते हैं, बस डायग्राम के चक्कर में नहीं पड़ते। ठीक है, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड बराबर होगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, ये और क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों केसेस में, चाहे हैवी राइफल हो चाहे लाइट राइफल हो, दोनों केसेस में फोर्स की वैल्यू सेम है। फोर्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब किसका मोमेंटम चेंज हुआ, बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ, mv इंटू वी बी अपॉन टाइम टेकन मान लीजिए t है। ठीक है, और यहाँ पर गन का मोमेंटम चेंज हुआ, मास ऑफ गन इनटू स्पीड ऑफ गन अपॉन टाइम टेकन। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है बेटा? ये दो फोर्सेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, बुलेट के ऊपर गन ने लगाई और गन के ऊपर बुलेट ने एक्सर्ट की। अब कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा, ये दोनों फोर्सेस हैं इक्वल एंड अपोजिट। दोनों केसेस में, लाइट और हैवी राइफल दोनों के केसेस में ये वैल्यू सेम रही एज पर क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये वैल्यू सेम रही इसका मतलब ये वैल्यू भी सेम है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब फिर से हो गया mg इंटू वी जी विल रिमेन सेम, चाहे हैवी राइफल हो चाहे लाइट राइफल हो। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ गन, जिसे हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी कहते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गन। सेम रिजल्ट आ रहा है बच्चों। ठीक है,
अगर हैवी गन होगी तो उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ होस कंटिन्यू टू अप्लाई ए फोर्स इन ऑर्डर टू मूव अ कार्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक्सप्लेन व्हाई। भाई एक घोड़े को लगातार फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो कार्ट को चलता रख सके, चाहे उसकी स्पीड कांस्टेंट ही रखनी है। देखो यहाँ पे जो पॉइंट है कि भाई कांस्टेंट स्पीड के लिए तो कोई फोर्स रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो फिर क्यों घोड़े को लगातार फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है टू कीप कार्ट मूविंग? आंसर क्या है बच्चों? आंसर इज कि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्सेस होंगी, चाहे फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड दे रही हो चाहे एयर दे रही हो। इन फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से लगातार घोड़े को फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि नेट फोर्स ऑन हॉर्स एंड कार्ट जीरो हो सके। तो कहानी ऐसे है, ये अगर मेरे पास कार्ट है, ये हॉर्स है, डायग्राम पे मत जाना, कार्ट हॉर्स, ठीक है। तो अब हॉर्स को फोर्स आगे को लगानी पड़ेगी ताकि जो पीछे को लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, या जिसे हम रेजिस्टिव फोर्सेस भी कहते हैं, उनको बैलेंस किया जा सके, यानी कि ये दोनों एफ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके। फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगी, तो उसे बैलेंस करने के लिए हॉर्स को भी फोर्स लगानी ही पड़ेगी, जिसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होगा कि नेट फोर्स ऑन द हॉर्स विल बी जीरो। नेट फोर्स ऑन हॉर्स विल बी जीरो। हॉर्स एंड कार्ट कॉम्बिनेशन को नेट फोर्स ऑन हॉर्स एंड कार्ट विल बी zero and hence it can move with constant velocity. Next question, suppose a ball of mass m is thrown vertically upward with an initial speed v. Its speed decreases continuously till it becomes zero. Thereafter the ball begins to fall downward and attain a speed v. तो अभी तक क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि बॉल को ऊपर फेंका, ये घूम के वापिस आई, v स्पीड से फेंका था, v स्पीड से ये वापस आ गई। परफेक्ट है। अगेन बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इट इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस बॉल रिमेन सेम। यस, निसंदेह मैग्नीट्यूड सेम रही, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग मोमेंटम, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था? mv, किस तरफ था? अपवर्ड, और इसका फाइनल मोमेंटम क्या था? mv, बट इट वाज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन का लफड़ा है। अगर मैं सिर्फ लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी mv, तो मुझे अपवर्ड या डाउनवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल मोमेंटम दैट आल्सो गोइंग टू बी mv। तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आया, कोई शक नहीं है, ठीक है। यस, इट इज नॉट एन yet it is not an example of conservation of momentum। बिल्कुल सही बात है भाई, ये कंजर्वेशन मोमेंटम के एग्जाम्पल है ही नहीं। कंजर्वेशन मोमेंटम तब लगता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पर तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, पहले मोमेंटम ऊपर था, अब मोमेंटम नीचे हो गया है। वैसे भी जब ये बॉल ऊपर जा रही है, या ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे है, या ये बॉल नीचे आ रही है, हर सिचुएशन में इसके ऊपर mg लग रही है, जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स है। और एक्सटर्नल फोर्स है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, velocity versus time graph of a ball of mass 50 gram rolling on a concrete floor is shown in figure। velocity time graph हमें दे रखा है। calculate the acceleration and frictional force of the floor। acceleration calculate करनी है। acceleration is equal to change in velocity upon time taken। initial velocity कितनी है? 80 मीटर पर सेकेंड। final velocity कितनी है? 0। change in velocity means final velocity minus इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा बच्चों? 8 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन। नेगेटिव साइन इन दिस केस रिप्रेजेंट रिटार्डेशन, यानी कि बॉल की स्पीड कम हो रही है। अब हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर। देखो बच्चों,
बॉल आगे जा रही थी विच वॉज हैविंग इनिशियल स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, और कुछ देर बाद 8 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है 0। तो नेचुरली इसको पीछे को कोई ना कोई फोर्स खींच रही होगी, ठीक है, तभी तो इसकी स्पीड कम हुई है, रिटार्डेशन हुई है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके इक्वल आएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो ऑब्जेक्ट है या बॉल है उसका मास 50 ग्राम दे रखा है और इसमें -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास -0.5 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी विच विल बी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, विच इज एक्टिंग ऑन बॉल बाय फ्लोर। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रक ऑफ मास m is moved under a force F। तो कहानी क्या है, हमारे पास एक ट्रक, वी हैव अ ट्रक जिसका मास m है which is moving under a force F। If the truck is then loaded with an object equal to mass of the truck। अब इसमें कुछ सामान डाल दिया गया, यहाँ पर कुछ लोडिंग कर दी गई, जो भी लोडिंग की गई उसका मास भी ट्रक के मास के बराबर था, तो टोटल मास ट्रक प्लस सामान का मास 2m हो गया। एंड द ड्राइविंग फोर्स इज हाफ्ड, यानी कि अगर पहले फोर्स F थी एंड मास वाज m, शुरू में फोर्स F थी और मास कितना था m। अब क्वेश्चन के मुताबिक फोर्स को तो कर दिया गया आधा, बट जो ट्रक में माल या जो मास लोड कर रखा है वो कर दिया गया डबल। देन हाउ डज एक्सेलरेशन चेंजेस। भाई पहले केस में एक्सेलरेशन क्या आएगी, फोर्स अपॉन मास। दूसरे केस में एक्सेलरेशन क्या आएगी, फोर्स अपॉन मास। दूसरे केस में एक्सेलरेशन आएगी फोर्स अपॉन मास। अरे फोर्स भी तो आधी की गई है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, F/4m। तो ये आ गया F/4m, ठीक है। अब F/m ये क्या था, इनिशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब होगा जो नई एक्सेलरेशन है वो इनिशियल एक्सेलरेशन का 1/4 हो जाएगी। फाइनल एक्सेलरेशन इनिशियल एक्सेलरेशन का 1/4 हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फ्रेंड्स ऑन रोलर स्केट्स आर स्टैंडिंग 5 मीटर अपार्ट। तो दो दोस्त हैं बेटा जो किसके ऊपर खड़े हैं, रोलर स्केटर के ऊपर खड़े हैं। 1 and 2 ये खड़े हैं ऑन स्केट बोर्ड इस तरह से। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इट इज 5 मीटर। One of them throws a ball of 2 kg towards the other। एक 2 kg की बॉल इसकी तरफ फेंक देता है, ठीक है। Who catches it? How will this activity affect the position of 2? देखो बेटा, जब ये बॉल आगे फेंकेगा तो बॉल का मोमेंटम हो जाएगा राइट साइड में, तो इस पर्सन का, इस एक दोस्त का मोमेंटम पीछे को जाएगा। जब बॉल को फेंका गया तो बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की गई, उतनी ही फोर्स बॉल भी तो मैन के ऊपर एक्सर्ट करेगी, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगी, जिसकी वजह से बॉल आगे को जाएगी और ये मैन पीछे को जाएगा, राइट। यानी कि इन दोनों के बीच का गैप आगे से बढ़ेगा। अब बॉल आई और बॉल इस बंदे ने कैच कर ली। जब बॉल आई, बॉल वॉज हैविंग सर्टेन मोमेंटम इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। बंदे ने बेशक उस बॉल को कैच कर लिया, होल्ड कर लिया, बट बॉल के पास कुछ इनिशियल मोमेंटम था। बॉल ने मैन के ऊपर फोर्स लगाई और मैन ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाई, और ये फोर्सेस भी इस समय इंटरनल फोर्सेस होंगी और ये सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती। यानी कि जो मोमेंटम इस बॉल का शुरू में था वो मोमेंटम बॉल प्लस इस मैन का होगा। वो पहले भी राइट में था और अब भी राइट में रहेगा। मीन्स व्हाट विल हैपन कि ये मैन या ये फ्रेंड बॉल को कैच करने के बाद राइट साइड में जाना शुरू कर देगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा से सुनते हैं। जब इस मैन ने बॉल को फेंका तो बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की आगे को, बॉल ने मैन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की पीछे को, जिसकी वजह से मैन पीछे को गया और बॉल आगे को गई। अब यहाँ पे बॉल कुछ मोमेंटम के साथ आ रही थी, बंदे ने बॉल को पकड़ा,
तो मैन और बॉल के बीच में जो फोर्सेस लगी दैट वाज इंटरनल फोर्सेस, बिकॉज ऑफ दैट मोमेंटम कैन नॉट चेंज एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉल एंड मैन दोनों ही इस डायरेक्शन में राइट साइड में मूव करना शुरू कर देंगे, यानी कि इन दोनों के बीच, दोनों फ्रेंड्स के बीच का गैप बढ़ना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्प्रिंकलर्स यूज्ड फॉर ग्रास लॉन्स begins to rotate as soon as the water is supplied, explain the principle on which it works। तो जो स्प्रिंकल्स है ना वो कुछ इस तरह की शेप के होते हैं, बनाने की कोशिश करता हूं, आपको मेरी ड्राइंग के बारे में तो पता ही है। ये इधर को ये गड़बड़ हो रही है कुछ, इधर इधर ये ऊपर वाला गलत हो गया, ये इधर को आएगा, अगला भी इधर को आएगा और ये भी इधर को आएगा। तो ये सिनेरियो होगा कि बेटा स्प्रिंकल से पानी यहां से बाहर आएगा, राइट। तो यहां से कुछ फोर्स से पानी बाहर आएगा, इतनी ही फोर्स ये पानी इस स्प्रिंकल के ऊपर लगाएगा। फोर्स इस कुछ से बाहर आया और उतनी फोर्स इस स्प्रिंकल के ऊपर बैक साइड में डायरेक्शन में लगी, जिसकी वजह से ये स्प्रिंकल इस डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। आप नोटिस करना, कभी चेक करना, हमेशा ऐसे होता है, पानी जिसमें बाहर आ रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये स्प्रिंकल घूमना शुरू करता है। यू कैन से दैट इट इज कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन पेयर। इस स्प्रिंकल ने वाटर के ऊपर फोर्स लगाई और बदले में वाटर ने स्प्रिंकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की। जो फोर्स वाटर के ऊपर लगी उसकी वजह से वाटर बाहर गया और जो फोर्स स्प्रिंकल के ऊपर लगी उसकी वजह से स्प्रिंकल ने रोटेट करना शुरू कर दिया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड एक्सेलरेशन। बेटा ये थ्योरी का पार्ट है, मैं पहले ही करवा चुका हूं, इसे अब हम लोग दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। न्यूमेरिकल वर्क सेक्शन देख लेते हैं। अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम strikes a sandbag at a speed of 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, गेट्स embedded after traveling 5 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारे पास एक सैंड बैग था, इस सैंड बैग के अंदर एक बुलेट इम्बेड होती है। बुलेट बड़ी तेजी से आ रही है, 1000 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और इस बैग के अंदर सिर्फ 5 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद रुक जाती है, यानी कि इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। फाइंड द रेजिस्टिव फोर्स एंड द टाइम टेकन बाय बुलेट टू कम टू रेस्ट। तो बुलेट रुकी है बेटा, बुलेट रुकी है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है। डिस्प्लेसमेंट, बुलेट ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया 5 सेंटीमीटर वो हमारे पास है। तो हम मोशन चैप्टर के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। v² - u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10⁻³ उसका स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 2as। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5/100 सेंटीमीटर था, इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10a/100, ये कट जाएगा 0 से 0, a/10 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 0 - 10⁻⁶, 0 को हटा देंगे और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई 10। वाहेगुरु, ये वैल्यू खूब सारी बहुत ज्यादा आ रही है, 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट रिटार्डेशन, यानी कि यहाँ पर बुलेट की स्पीड टाइम के साथ कम हो रही है। हमसे एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं गया, हमसे तो रेजिस्टिव फोर्स पूछी गई है और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बुलेट का मास कितना था 10 ग्राम, 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। माइनस साइन लगाना ना लगाना आपकी इच्छा है, माइनस साइन यहाँ पर रिटार्डेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये 0 से 0 कट गई है, 100 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 10⁵ न्यूटन। नेगेटिव साइन जस्ट रिप्रेजेंट फोर्स इज रिटार्डिंग इन नेचर। टाइम टेकन बाय बुलेट टू कम टू रेस्ट, बुलेट कितनी देर में रुक जाएगी। We can apply formula v is equal to u plus at. Final velocity of the bullet is 0. Initial velocity of the bullet is 10⁻³
एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10⁷ विद ए नेगेटिव साइन, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो एंड यू विल गेट दिस वैल्यू एज 10⁻⁻4 सेकेंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव द यूनिट्स ऑफ फोर्स यूजिंग अ साइकिल ऑफ मोशन। वो हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं थ्योरी में। 1 न्यूटन हमने डिफाइन किया था, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने कहा था फोर्स एक्टिंग ऑन ए body will be called 1 Newton if it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था, a force of 5 Newton produces an acceleration of 8 meter per second square in a body of mass m1. ठीक है, and acceleration of इसे A1 लिख लेते हैं, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास m2. What acceleration would the same force produce if both masses are tied together? अगर दोनों मासेस को एक साथ बांध दिया जाए और उतनी ही फोर्स अप्लाई की जाए, यानी कि 5 न्यूटन फोर्स ही अप्लाई की जाए, तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? तो पहले केस से मास निकाल सकते हैं। मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स कितनी है? मास फोर्स तो हर केस में सेम ही रहती है, तो आप चाहे F1 ना भी लिखो तो भी चलेगा। F अपॉन A1, एक्सेलरेशन इज A1 8, तो ये मास आ गया। दूसरे केस में मास कितना आ जाएगा? फोर्स अपॉन सेकंड केस में एक्सेलरेशन, फोर्स तो 5 है और सेकंड केस में एक्सेलरेशन है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मास आ गया 5/24 kg। इन दोनों को एक साथ बांध दिया तो टोटल मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। यही हो गया। फोर्स हमारे पास कितनी है बच्चों? 5 अपॉन एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है। m1 की वैल्यू यहां से पुट करो इक्वेशन नंबर 1 से, m2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट करो। m1 की वैल्यू कितनी है? 5/8। m2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से कितनी है? 5/24, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो 5 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम लिया 24, ये बनेगा 3 + 1 इज इक्वल टू 1/a। ये हो गया 4/24 is equal to 1/a, which means that a comes out 6 meter per second square. a comes out 6 meter per second square. ठीक है, यानी कि जब दोनों एक साथ बांध दिए जाएंगे तो एक्सेलरेशन विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी, उम्मीद है ये आखिरी क्वेश्चन होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्वेश्चन क्या? व्हाट इज मोमेंटम? भाई, quantity of motion contained in a body is called momentum and it is measured as product of mass and velocity. Vector is a vector quantity. Its SI units are kilogram meter per second. Interpret force in terms of momentum. ये न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन था। फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P by डेल्टा T, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफिकली। मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी इफ मास इज फिक्स्ड, P इज इक्वल टू M इंटू V। क्वेश्चन में कहा गया है कि मास को हमने फिक्स कर दिया। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? इसका कहना चाहते हैं मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे मोमेंटम भी इंक्रीज करता जाएगा, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सेकेंड पार्ट है मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी, नहीं, मोमेंटम वर्सेस मास इफ वेलोसिटी इज फिक्स्ड। मोमेंटम का फॉर्मूला है m इंटू वी। इस केस में कहा गया कि वेलोसिटी को फिक्स कर दिया गया, या आप कह लीजिए कांस्टेंट रख लिया गया, विच मीन्स दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोमेंटम की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, यानी कि ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। परफेक्ट। तो दोनों का ग्राफ एक जैसा आएगा, एक में P वर्सेस V है, दूसरे में P वर्सेस M है। बोथ ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल इस चैप्टर की खत्म होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।